महिला अपराध को लेकर राजस्थान की सरकार पर विपक्षी पार्टी भाजपा हमलावर है। एनसीआरबी के जारी आंकड़ों में राजस्थान में बच्चियों और महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। दुष्कर्म के आंकड़ों को देखा जाए तो राजस्थान सभी राज्यों से आगे है। पिछले साल की बात करें तो 6,337 केस राजस्थान में दुष्कर्म के दर्ज हुए। इनमें 1,453 पॉक्सो के तहत दर्ज हुए। यही वजह है कि भाजपा कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। एनसीबी ने 2021 के आंकड़े प्रसारित किए हैं और 2021 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार फिर भी बचाव के मुद्रे में। राजस्थान की सरकार कहती है कि हम एफआईआर ज्यादा दर्ज करते हैं, इसलिए ये संख्या बढ़ रही है, लेकिन वास्तविकता के अंदर यह है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान बलात्कार के मामले में, दुष्कर्म के मामले में, लूट के मामले में, अपहरण के मामले में, हत्याओं के मामले में सर्वोच्च शिखर के ऊपर पहुंचा हुआ है। और पूरे देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा घटित हुई है वो दिल्ली के अंदर हुई है, लेकिन दूसरा स्थान जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। भाजपा ने सवाल उठाए तो कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। बढ़े हुए आंकड़ों पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि भाजपा सरकार में थानों में मामले तक दर्ज नहीं होते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा प्रावधान किया जिससे अब महिलाएं किसी भी थाने में मामला दर्ज करवा सकती हैं। साथ ही कहा कि पहले परिवाद तक पड़े रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता था, परिवाद पड़े रहते थे, लोग कोर्टों में चक्कर लगाते और 156 क्लोज 3 में इस्तीफा से लेके आते थे, तब जाकर कहीं एफआईआर दर्ज होती। मुख्यमंत्री जी ने जब निर्णय लिया तब ये चीज कही है कि कोई भी महिला कहीं पे भी एफआईआर दर्ज करवा सकती, जबकि पहले ये प्रावधान नहीं था। एनसीआरबी के आंकड़े जारी होने के साथ ही सियासत भी अब जोर पकड़ रही है। महिला अपराध के बढ़े आंकड़ों को लेकर एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। लेकिन इस बीच सच्चाई ये भी है कि अपराध हो या फिर महिला अपराध, इनका ग्राफ देशव्यापी बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर। हमेशा होता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपराध को कभी भी एजेंडे में लेती है तो एक बड़ा आधार होता है कहने के लिए, और उस पर चर्चाएं भी होती हैं। एनसीआरबी वही आंकड़े लेता है जो स्टेट उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और इस पे क्यों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी हमलावर है राजस्थान में। बीजेपी का कहना है कि देश में महिला
खासकर दुष्कर्म के मामलों में गढ़ बन गया है राजस्थान। और सरकार जो तर्क दे रही है कि केसेस जो दर्ज करने में अभी किसी को परिवार की दरकार नहीं होती है, सीधे जाते हैं, उनके एफआईआर दर्ज होती है, ये एक बड़ा कारण है। लेकिन जब जांच होते हैं तो उसमें बड़ी संख्या में मामले झूठे पाए जाते हैं, ये सरकार का बयान है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजस्थान पुलिस के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, राखी राठौड़ जी भाजपा से हैं। सभी का स्वागत है। मैं सर आपके पास आना चाहूंगा जोशी साहब, किस तरह से देखा जाए एनसीआरबी के आंकड़े पहली बार जारी नहीं हुए हैं वर्षों से, जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तब से। हालांकि एक रिसर्च का विषय भी रहता है, बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन अभी इसका एक बड़ा बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है। अगर किसी पर हमला करना है, किसी को आईना दिखाना है, किसी पर चर्चा करनी है, तो सीधा इसको झपटने की कोशिश करते हैं। क्या इनका फैक्ट है और क्या वास्तव में ये जो आंकड़े हैं ये भी फैब्रिकेटेड होते हैं, या फिर इनको तो हम सही मान के चल सकते हैं, जो स्टेट देते हैं वही यूनियन गवर्नमेंट अपनी एजेंसी के जरिए वो पब्लिक डोमेन में लेके आता है? योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो स्टेट के अंदर क्राइम होता है, जो इस क्राइम को जैसे पीएचक्यू है वो इसको संधारित करता है, और यहीं से ये दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइम ब्यूरो है वहां पर ये यहाँ से जाता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये जो जिस प्रकार से ये आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, ये वहां के लॉ एंड ऑर्डर को प्रदर्शित करता है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर कैसी है। जैसे हमारे राज्य में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, तब से उन्होंने कहा है कि साहब मैंने फ्री रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हुए हैं, इस वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, अन्यथा हमारे यहाँ अपराध कम है। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि मेरे निगाह में भी प्रतिदिन 1 या 2-3 ऐसे प्रकरण आते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के होते हैं और जिनमें थानों में कंप्लेंट लिखी जाती है, मुकदमा दर्ज नहीं होता, और उसके बाद हम उस रिकॉर्ड को कि साहब ये फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, ये कहना न्यायोचित नहीं होगा। मैं ये कहता हूं कि जब किसी राज्य में जहां की राजनीति या जिस क्षेत्र का राजा या जिस देश का प्रधानमंत्री कमजोर हो जाता है, तो आसपास लोग उसके जितने देश हैं या राज्य में जो अपराध हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो इन सरकारों को, जो भी सरकार काम करती है, इन सरकारों को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमारे यहाँ ये अपराध बढ़ रहे हैं और इन अपराधों को रोकने के लिए हमको। मेरा एक सवाल है यहाँ पे सर, मेरा एक सवाल है, देखिए अपराध पहली बार नहीं है, अपराध हमेशा से होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं जिस तरह के अपराध का नेचर है उसको लेकर के हमारे यहाँ पे ज्यादा चर्चाएं होती हैं, खासकर महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के मामले, छेड़छाड़ के मामले या दूसरे तरह के मामले। ये एक सामाजिक बुराई तो पहले से है, लेकिन समाज के सामने एक चुनौती हो रही है कि हम केवल बस अपराध बढ़ रहा है उसी नजरिए से देखते रहें। योगेंद्र जी, ये सामाजिक बुराई को लेकर के समाज के ऊपर ठीकरा फोड़ना उचित नहीं है। हर समय समाज को अगर इस तरह की स्थिति होती कि समाज सब चीजों में सुधार कर लेता, तो फिर पुलिस की आवश्यकता क्या थी, फिर सरकार की आवश्यकता क्या थी, फिर प्रशासनिक ओहदों की आवश्यकता क्या थी। अगर समाज को ही ठीक करना था तो पंच, सरपंच और सरकार, पंचायत के लोग ठीक कर देते। लेकिन अपराधों को रोकने के लिए सरकार और पुलिस आवश्यक होती है। अगर वो नियम और कानूनों की पालना कराना चाहती है, समाज में शांति स्थापित करना चाहती है, तो सरकार को कानून लागू करने पड़ते हैं और सख्ती से लागू करने पड़ते हैं। वो राजनीतिक द्वेष भावना या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक रूप से अपने फायदे को देखते हुए अपराधों के बारे में विवेचन नहीं करना चाहिए। जी, मैं स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी हमलावर इस वजह से है कि एक तरफ तो दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके विपक्षी दल का यह भी आरोप है कि थानों में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, लोग भटकते रहते हैं। उसके बावजूद भी सरकार ये दावा कर रही है कि मामले इस वजह से बढ़ रहे हैं, जांच में झूठे पाए जाते हैं, कि हर मामला दर्ज किया जा रहा है। ये दोनों बातें हैं। देखिए योगेंद्र जी, आज मैंने भी कई स्टेटमेंट सुने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जब दुष्कर्म के मामलों की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल क्राइम की बात नहीं करते हैं। वो ये बात नहीं करते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बाद पुलिस ने क्या वहां पे जांच में पाया, इसकी भी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। लेकिन आप जब एनसीआरबी के आंकड़े उठाते हो तो एनसीआरबी ये कहता है कि ये जो आंकड़े उन्होंने दिए ये मामले हैं जो दर्ज हुए। एक तरफ टेबल में ये होता है दर्ज कितने मामले हुए, दूसरी तरफ उसमें दाएं हाथ की तरफ अगर देखेंगे तो आखिरी कॉलम में लिखा होता है उसमें से कितने मामले जो कहना चाहिए आरोप जो है सही पाए गए।
जिनमें पुलिस ने चार्जशीट पेश की। तो उसमें अगर आप देखेंगे, जब दुष्कर्म की अगर आप बात करते हैं, तो मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूं कि राजस्थान में 53.4% मामले ही सही पाए गए। जो है जो आंकड़ा है, जो संख्या है 6337 की, उसमें से आप अगर अन्य स्टेट्स की देखेंगे, आप बिहार की देखेंगे, आप आसाम की देखेंगे, हरियाणा की देखेंगे, उत्तर प्रदेश की देखेंगे, तो वहां पे जितने संख्या आई है उसमें से 78% मामलों में उसी अपराध में, उसी कहना चाहिए धारा में मुकदमा कोर्ट में गया, यानी कि अपराध होना पाया गया। तो यह फर्क एक देखिए आप। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं ने यहाँ पे राजस्थान को बदनाम करने का तो बहुत प्रयास किया, लेकिन अगर आप वास्तविक स्थिति देखेंगे, क्राइम सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा अपराध आईपीसी की धाराओं में कहाँ दर्ज हुए, तो वो तो उत्तर प्रदेश है। राजस्थान में 2,14,552 मुकदमे दर्ज हुए इस आंकड़े के मुताबिक, और जो वर्ष 2019 था अगर उससे आप कंपेयर करेंगे तो तब दर्ज हुए थे 2,25,306, यानी कि कम हुए। उत्तर प्रदेश की यदि आप बात करेंगे तो 3,57,905। छोटा सा प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात, उस गुजरात में दर्ज हुए हैं 2,73,056। मध्य प्रदेश तो में दर्ज हुए 3,40,000। स्वर्णिम जी, मैं क्या मानूं इसे कि बीजेपी आप पे हमलावर है, आप बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। ये जैसे भी जोशी साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सारी बातें ठीक है, लेकिन इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है कि इसे दुरुस्त कैसे किया जाएगा? देखिए, ऐसे दुरुस्त होता है, मैं आपको बताता हूँ। दुरुस्त करने के लिए जो उपाय हमने किए वो ये थे, जब दुष्कर्म के जो मामले थे 2017 का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, 2017 में 18 में, तो एक इन्वेस्टिगेशन की जो औसत दर थी, औसत समय जो लगता था 435 दिन लगते थे, आज 57 दिन लगते हैं। ये एक फर्क आया, यानी कि तुरंत न्याय जो मिल सकता है किसी भी पीड़िता को, पीड़ित परिवार को, वो आपने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आप दे रहे हैं, और अगर गलत है या सही है उसका भी आपको जानकारी तुरंत मिल रही है, और कोर्ट में न्याय की जो प्रक्रिया है वो भी तुरंत शुरू हो रही है। ये फर्क आया पिछली सरकार के रिजीम में और हमारी सरकार के शासन में। और बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, अगर मैं आपको गिनाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमारे यहाँ पे न सिर्फ कहना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में हमने समय कम लगता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक कहना चाहिए कन्विक्शन की दर है, जो इन्वेस्टिगेशन बेहतर बताती है, वो कन्विक्शन दर हमारी बेहतरीन है, पूरे इंडिया में सर्वाधिक है, सर्वाधिक। किसी भी मामले को यदि आप देखेंगे तो यानी कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को जो है जो काम, और अपराधी अपना काम कर रहे हैं। देखिए, अपराधी अगर काम करेगा तो न्याय मिलना चाहिए पीड़ित को, हाँ। लेकिन अपराधियों के साथ किसी प्रकार की रहमदिली नहीं है। तुरंत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 435 दिन और 57 दिन। आप फर्क देखिए, ये आप फर्क देखिए, पीड़िता को न्याय और अपराधी को दंड मिलने में कितना समय लगता था या मिल ही नहीं पाता था। तो आज ये फर्क हम लाए, लेकिन आपको एनसीआरबी के आंकड़ों में दोनों चीज देखनी पड़ेगी। अगर आंकड़े में आप दर्ज मुकदमे देखते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि उसमें से कितने सही पाए गए। ये भी चीज एनसीआरबी के आंकड़े की। चलिए, मैं जवाब दिलवाता हूँ। राखी जी, दो बातें हैं जी। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप आंकड़ों के हिसाब से लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का या सरकार का साफ कहना है कि आपको ये देखना होगा कि मामले कितने दर्ज हुए, इसमें से कितने झूठे पाए गए, और अन्य राज्यों में पोजीशन क्या है। देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस तरह की बातें अभी स्वर्णिम जी ने कही, जिस तरह के क्लेम इन्होंने कहे, उसके हिसाब से तो बहुत आइडल कंडीशन होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए यहाँ पे इस तरह की हरकतें, ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए। और एक लिस्ट है लंबी। आप देखिए, अभी अभी यूपी से कंपैरिजन किया जा रहा था, 3 लाख केसेस यूपी में बता रहे थे, राजस्थान में 2 लाख बता रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि जनसंख्या के हिसाब से यूपी हमसे लगभग 3 गुना है, 7 से 8 करोड़ जनसंख्या अपनी होगी और 23 करोड़। सर, तो आपने जब यूपी से कंपैरिजन किया, यानी 6 के आसपास पहुंचे ना आपका एक नंबर पे नहीं, आपने यूपी की बात की थी। सर देखिए, बीच में आप बोलेंगे सर, तो मुझे लगता है कि इंटरप्ट नहीं करें। मध्य प्रदेश, राजस्थान से आगे। तो बात ये है सर, देखिए प्रॉब्लम ये है कि सरकार इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि कहीं ना कहीं समस्या है। ये अभी बहुत बड़ा बड़ा क्लेम कह रहे थे कि फेक केसेस थे। फेक केसेस के बारे में 2 बातें मैं कहना चाहूंगी। पहली बात ये है कि अगर फेक केसेस हैं तो हमारे पास आईपीसी के अंदर एक सेक्शन 182 है, जिसके अंदर फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक्शन ले सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी बात ये कि देखिए, हम किन बातों की चर्चा कर रहे हैं। एक महिला होते हुए कोई महिला अपने ऊपर बलात्कार, रेप जैसे संगीन जुर्म, झूठा केस जमा करवाएगी,
मतलब ये बड़ी संवेदनशील बातें हैं। हमारे समाज में ऐसी महिला का बहिष्कार किया जाता है और आप सोचिए सरकार इस तरह से बड़े प्राउडली ये बात कहती है कि महिलाओं ने झूठे केस दर्ज करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की मानसिकता के साथ में आप कभी भी सुधार नहीं ला सकते। बात यह है कि अगर झूठे केसेस हैं तो आपको एक्शन लेना चाहिए। एफआईआर दर्ज अगर गलत हुई है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, उस पर दर्ज कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है योगेंद्र जी, मैं सही बात बताऊं, ये लोग क्या करते हैं, ये जो फेक केसेस का जो इन्होंने आंकड़ा बताया उसके अंदर बेसिकली ये दबाव बना करके दुष्कर्मियों के साथ में एक समझौता कराते हैं। एक दबाव के माध्यम से उनके बीच में एक समझौता कराने के बाद में उस पर एफआईआर लगा दी जाती है और ये पूरा खेल हो रहा है। आप देखिए सिरोही वाला केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जहां पर कि दुष्कर्मी जो है उनका नाम एफआईआर से हटा दिया गया। दुष्कर्म के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराधियों ने फिर उसका अपहरण किया, उस बच्ची का अपहरण किया और फिर दुष्कर्म किया। आप सोचिए ये तो हौसले हैं। तो ये जो दबाव हुआ इसकी जांच कैसे होगी, किस दबाव के माध्यम से ये ऐसा हुआ कि इतने सारे केसेस, और बहुत बड़ा आंकड़ा है योगेंद्र जी। मुझे लगता है आधे केसेस लगभग ऐसे हो रहे हैं जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि फेक केसेस हैं। ये कैसे संभव है और इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? ये कब तक फेस सेविंग करेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूं कि इन्होंने कंपलसरी एफआईआर दर्ज करने की बात कही, लेकिन अभी भी क्या कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? अभी योगेंद्र जोशी जी कह रहे थे कि अभी में नांगल जैसा बोरा के अंदर 22 दिन बाद एक आदमी ने अपने बच्चे की डेथ के बाद में बताया, उसने प्रूफ इकट्ठे किए कि भाई ये कैमरे थे, ये लोकेशन थी, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसा नहीं है स्वर्णिम जी। देखिए जब तक सरकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि गलतियां हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, तब तक इनका इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता है। और भगवान के लिए आप महिलाओं को यह कहना छोड़ दीजिए कि वो दुष्कर्म के केसेस झूठे दर्ज कराती हैं प्लीज, क्योंकि समाज के अंदर इन चीजों का नहीं है एक्सेप्टेंस। अभी भी कोई महिला ये नहीं चाहेगी कि मैं कोई झूठा केस दर्ज करा दूं। हो क्या रहा है, दबाव की राजनीति हो रही है, पुलिस गलत काम कर रही है, उसको रोकिए। आपका धर्म यह है कि वो रोकिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि अपराधियों का पक्ष लेते हुए पुलिस जो है वो उनके बीच में समझौता करा देती है और अल्टीमेटली इससे अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं। और योगेंद्र जी एक सीधी बात है, अगर बहुत अच्छा काम कर रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जयपुर जो है वो पहले दूसरे नंबर पर आ रहा है अनसेफ सिटी के अंदर? कल जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम टूरिस्ट में बहुत आगे हैं, हर तीसरा टूरिस्ट जो हिंदुस्तान में आता है वो राजस्थान भी आता है। आप सोचिए इस तरह की अगर आप तस्वीर पेश करेंगे तो कैसे यहां पे टूरिस्ट आएगा? मुझे लगता नहीं है सर। आज देखिए सीकर के अंदर एक नाबालिग दलित आदमी को पीट के मार दिया। सर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। सर जागिए। मैं आ रहा हूं आपके पास में, वापस लौटूंगा। जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। निर्भया केस जब हुआ 2012 में, उसके बाद से खासकर रेप केसेस को लेकर के बहुत ही गंभीरता दिखाई गई। पूरे देश भर में एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ बिना किसी नेतृत्व का, और वो वर्षों बाद में दिखाई दे रहा था। धाराएं चेंज कर दी गई। पहले रेप केसेस में डेथ का वो नहीं था, लेकिन अब उसमें जोड़ दिया गया कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, फांसी दी जा सकती है। राज्यों में भी अपने हिसाब से कोशिश की गई। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी, चलिए ये तो सब बातें हैं, लेकिन एक ये बड़ी चुनौती चाहे वो सरकारों के सामने हो, चाहे समाज के सामने हो, कि मृत्यु दंड के बाद भी इस तरह के केसेस और लगातार बढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि उसका कोई, या तो हम नजीर नहीं दे पा रहे हैं या हमारा कोई सिस्टम ऐसा है जिसका मैसेज नहीं देते हैं। ये कानून का डर होता है और डर के साथ साथ एक मैसेज भी होता है। तो ये कहीं हमारा लेकुना है सिस्टम में जिसको हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे। बिल्कुल योगेंद्र जी है। जब अपराध होता है तो सुर्खियों में आता है, और जब अपराध ट्रेस आउट हो जाता है या उसमें कोई सजा हो जाती है तो वो बिल्कुल एक छोटे से खाने में आता है। समाज को उसकी सूचना नहीं मिल पाती, अपराधियों को उसकी सूचना नहीं मिल पाती। अब जैसे मान लीजिए लोअर तबके के यहाँ वहाँ ज़्यादा टीवी नहीं है, या टीवी है तो कोई इस तरह के चैनल नहीं है जहाँ वो ये इस तरह की चीज़ें देख सकें। अखबार सब नीचे स्तर के लोगों, मिडिल क्लास जो नीचे के लोग हैं उनके पास अखबार पूरे नहीं आते हैं। तो जो अपराध होता है उसकी सूचना हम लोगों को मिल तो जाती है, और लेकिन जब अपराध ट्रेस आउट हो जाता है और सजा होती है तो उसकी सूचना उन तक नहीं पहुंच पाती। दूसरा ये है कि जो जैसे मान लीजिए महिलाएं रिपोर्ट करने जाती हैं तो ये मान के नहीं चलना चाहिए कि झूठे इतने लोग वहां थाने में पहुंच जाते हैं कोई भाई वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं या उनको कोई ऐसी चीज चाहिए होती है। बड़ी मुश्किल से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, आम नागरिक ही नहीं जा पाता। आज भी वो स्थिति है जो आज से 10-20 साल पहले थी, और हर किसी राजनीतिक दल के उसमें है, कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस का है, वो तो किसी भी राजनीतिक दल का शासन हो, लेकिन ऐसी की ऐसी स्थिति पाई जाती है। मैं ये कह रहा हूं ये अपराध तब रुक सकता है जब अपराध का जो ब्यौरा है, अब आप देखिए अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ बदमाशों को पकड़ा गया था,
उसके अंदर अपराधों का जो ब्यौरा है, अपराधियों का ब्यौरा एक थाने से दूसरे थाने पे नहीं जा पाता। ये अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो अपराध होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे थाने क्षेत्र में अपराध हुआ तो जयपुर का जितने अपराधी हैं उनका ब्यौरा मेरे पास संकलित होना चाहिए, फिर राजस्थान का ब्यौरा संकलित होता है, फिर हमारा व्यक्ति जो कर्नाटक में अपराध करता है उसका ब्यौरा हमारे पास होता है, कर्नाटक में जो व्यक्ति राजस्थान का अपराध करता है उसका ब्यौरा हमारे पास होता है। लेकिन क्या है, आज आप किसी भी थाने पे चले जाइए, यहाँ रिकॉर्ड संधारित है ही नहीं, यहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान नील है, और इसके ऊपर पुलिस ने अब तक कुछ भी नहीं किया। जब तक ये काम नहीं करेंगे, आप देखिए थोड़े दिन पहले कर्नाटक से आए थे एसयूवी में और एटीएम को उखाड़ के घसीट के ले गए। अब घसीटने के लिए कोई आवाज तो आई होगी, कहीं तो गए होंगे घसीट के, है वो अब तक पकड़ में नहीं है। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि अपराधी जो है क्या कर रहे हैं राजस्थान में, एग्रेसिव पार्ट अदा नहीं कर रही पुलिस के अंदर एसओजी क्यों बनाई गई थी? ये लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बनाई गई थी, ये बनाई गई थी जो सामूहिक रूप से जो अपराध करते हैं, अपराध घटित करते हैं, उन लोगों के लिए बनाई गई थी। एटीएस इसलिए बनाई गई थी कि गंभीर प्रकृति के जो आतंकवादी अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए। तो हम एग्रेसिव पुलिसिंग राजस्थान में करना भूल गए। अब जब तक हम एग्रेसिव पुलिसिंग नहीं करेंगे, प्रिवेंशन हम नहीं करेंगे, डिटेक्शन कर लेते हैं। डिटेक्शन भी कैसे कर रहे हैं? डिटेक्शन अभी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, वो मिल जाते हैं बाई दी वे। अभी 2 वारदातें बड़ी बड़ी हुई है, सूरज पोल वाली अभी खुली नहीं, उदयपुर में अभी हो गई है, फिर भी सीसीटीवी फुटेज में आ गए। अगर उस समय में जब हम नौकरी करते थे सीसीटीवी थे ही नहीं, फिर भी हमने बंगाल, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा वहां से अपराधी पकड़ के लाते थे। तो क्या है, एग्रेसिव पुलिसिंग हमारे राजस्थान में बंद हो गई। हमारे पुलिस के अधिकारी एग्रेसिव पुलिसिंग नहीं करते, और हमारे राज्य के राजनेताओं को ये चिंता करनी चाहिए कि पुलिस को फ्री हैंड दे और अपराधियों को बिहाइंड द बार करें। राजनीति उस पर हावी नहीं होनी। ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस को फ्री हैंड नहीं है? देखिए, इसलिए उसमें ये माना जाता है कि जब भी राजनीतिक दल बदलता है तो ये अपनी इच्छा के हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। एसपी अपनी इच्छा से लगाएंगे, डीजी अपनी इच्छा से लगाएंगे। अब हमारे माननीय डीजी साहब रिटायर हो गए, फिर 2 साल बढ़ गए उनके। ये जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी है, ये एसपी है, ये ऐसी नियुक्तियां हैं जो राजनीतिक पार्टी का दल है ये देख करके कि ये हमारी विचारधारा से सहमत है कि नहीं है, या हम जैसा चाहेंगे वैसा करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो चीज जब आ जाती है, और ये जब पुलिस के अंदर ये चीज घर कर जाती है, जैसे पुलिस के अंदर क्या है, ग्रुपिज्म है। आप जाइए पीएचक्यू में तो आप ग्रुपिज्म मिलेगा, कौन किस ग्रुप को करता है, कौन किस ग्रुप को करता है। इन सब चीजों को खत्म करना चाहिए। और वो खत्म कब होगी? जब सर्वोच्च न्यायालय के 2006-7 का जो आदेश है कि 13 पॉइंट में पुलिस को राजनीतिक दलों से ऐसे दूर किया जाए, ऐसे उनकी कार्यप्रणाली निश्चित की जाए, ऐसे अपॉइंटमेंट होने चाहिए, ऐसे अपराधों को ट्रेस आउट करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जितने भी अपराध हैं, अभी मैं आपको बताऊं 60,000 कंप्लेंट्स राजस्थान के थानों में दर्ज हैं। उनके अंदर कम से कम 30-40 हजार ऐसी हैं जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस अंकित है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं जिसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी को एफआईआर के दर्ज कराने के लिए कमिश्नर जी के पास भेजा, उन्होंने कहा मैं अभी कार्रवाई करता हूं, उन्होंने एक थाने को भेज दी। उसमें अपराध बनता है, लेकिन उसमें 107, 151 में बंद करने की करी। अरे भाई, वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप करते क्या हो? ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर जब ऐसी चीजें यहां मौजूद रहेंगी तो यहाँ के नागरिकों को न्याय नहीं मिलेगा और अपराधी हावी रहेंगे। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं आपसे, ये जो आप बता रहे हैं ये पुलिस का डर्रा ये 4 साल में हुआ है कि हम लंबे समय से इस दंश को झेलते आ रहे हैं? देखिए, मैं तो साहब 10 साल से देख रहा हूं, ये अभी नहीं हुआ है। ये कहना कि साहब ये क्योंकि कांग्रेस का राज तो आज से 10 साल पहले भी था, मतलब इन 3 सालों के अलावा 10 साल पहले भी था, ये तीसरी बार रिपीट हुए हैं। तो लेकिन क्या हो रहा है कि हर पार्टी के राज में कोई ये मत समझिए आपके साहब कांग्रेस के शासन में ही ऐसा हो रहा है। बीजेपी का शासन था, जब मैं गया था एक बार, जब मैं इंस्पेक्टर था तो गुलाब चंद जी साहब गृह मंत्री थे, मैं गया था, मैंने कहा साहब मेरा ट्रांसफर फलानी जगह वहां कर दिया। उन्हें मुंह तो सिपाही को भी ट्रांसफर न कर सकूं छू, हमारे पास कहीं ले आया बल्लो, मैं चालो भाई वापस। तो स्थिति ये नहीं है कि दोनों की तरफ से इस तरह की हो, लेकिन राजनीतिक दलों को अब इन अपराधों को रोकने के लिए एक होना पड़ेगा। कोई अपराध होता है गंभीर प्रकृति का, एक होकर के उसके लिए आलोचना करनी पड़ेगी, उसके लिए अधिकारियों को प्रताड़ित करना पड़ेगा। जोशी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका धर्म भी है कि अगर कहीं कोई सिस्टम में लेकुना है या कोई खामी है तो उसे
दुरुस्त करने के लिए आवाज उठानी चाहिए, सड़क से सदन तक उठानी चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं, करना चाहिए। मेरी दृष्टि में लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है ये, और उस पर अगर वास्तव में सही बात है तो सत्ता पक्ष कोई भी पार्टी की उसे गौर भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, मैं स्वर्णिम जी और राखी जी दोनों से, खैर चले आप लोग एक वर्कर हैं, लेकिन कभी ये बात आ सकती है या मीडिया के माध्यम से पहुंचे, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा दुर्भावनापूर्ण सिस्टम सरकारों का हो गया। वो क्यों हो गया है, जो जोशी साहब कह रहे हैं, पहले ये नहीं होता था। 15 साल पहले आप चले जाइए, बिल्कुल नहीं होता था। अब लिस्टें बनती हैं कि आइडियोलॉजिकली, अब वो आइडियोलॉजी के हैं कि नहीं है, कि वो चाटुकार लिस्ट बना करके देते हैं कि साहब ये उस वक्त बर्फ में लगा था, ये एक बिल्कुल प्राइम या क्रीम पोस्ट पे था। कहां से पोस्ट तो कोई भी बनी हुई है, वो सरकार ने बनाई है तो पोस्ट सोच समझ के बनाई होगी। आईपीएस बैठेगा कि आरपीएस बैठेगा कि उस पर एक सीआई बैठेगा, कौन बैठेगा। लेकिन ये स्वर्णिम जी बड़ी एक विडंबना है कि मेरिट्स को आधार नहीं बनाते हैं आजकल पोस्टिंग्स में, और ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। देखिए योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है। आप जब भी कोई अगर पोस्ट है या कहीं भी कोई व्यक्ति लगेगा या कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो किसी पार्टी का तो होता नहीं है कि भाई कांग्रेस आई है अपने साथ लाई है। जनता को तो यही लगता है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये राजनीतिक दलों को लगता है। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन के साथ आदमी सरकार में जो भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है, वो न हमारा हो सकता है, न किसी अन्य पार्टी का या किसी तीसरी पार्टी का भी नहीं हो सकता। वो निश्चित रूप से जो उनका काम है वो करते हैं। पॉलिसी मेकिंग सरकार का काम होता है, उसको एग्जीक्यूट करवाना वो सरकार का काम है। वो थ्रू होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो वहां पे रहते हैं, और बाद में आगे जुडिशरी होती है जो निष्कर्ष निकालती है। अब जब सरकार ने फ्री हैंड दिया, सरकार ने जब इन्वेस्टिगेशन घटाया, कम करवाया, तो ये प्रयास किया सरकार ने। करने वाले तो पुलिसकर्मी है, आज भी वही करेंगे, कल भी वही करेंगे। कोई और सरकार थी तो भी यही करते थे, लेकिन विल पावर थी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कितनी भी आप बातें कर लें, लेकिन अगर राजनीतिक बात होती है तो राजनीति में जब आरोप लगाए जाते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी पर यहाँ पे या हमारे शासन पर कोई आरोप लगाता है तो सबसे पहले उन्हें अपने जहां जहां उनके शासन है भारतीय जनता पार्टी के, वहां भी जवाब देना चाहिए। क्यों सबसे ज्यादा क्राइम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर गुजरात, फिर राजस्थान का नंबर आता है। आप सिर्फ दुष्कर्म के मामलों की बात करते हैं। उसके अलावा ये एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा हूँ, ये मेरे आंकड़े नहीं है। उसके अलावा अगर आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखेंगे तो सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में। और देखिए दूसरी चीज मैं आपको एक बहुत बताना चाहता हूं जो बड़ी कष्टप्रद है। यहाँ पे बात आप कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर 30% मामले गलत निकल सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में 42-43%, 45% अगर मामले गलत निकल जाए उससे आपको दिक्कत है। और आपको वहां दिक्कत नहीं होती जब आपके एक आप ही की सरकार गुजरात राज्य में गैंग रेप करने वालों को एक सजा से माफी दिलवाती है। 15 अगस्त को उनको छोड़ा जाता है, और इन्हीं के पार्टी के वर्कर जब उनको मिठाई खिलाते हैं या माला पहनाते हैं, तो ये क्या संदेश देश में दे रहे हैं? क्या संदेश देश में देते हैं जब उत्तर प्रदेश में इनका विधायक जो है वहां पे इस पे आरोप लगता है, और जब शिकायत करने जाता है तो जो पीड़ित है उसके बाप को मार दिया जाता है थाने में। ये क्या संदेश दिया है? और यहाँ पे आकर के आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं करिए, यहाँ पे देखिए सरकार ने क्या काम किया, उसकी गवर्नेंस देखिए। और आपके शासन में क्या था ये बताइए। सबसे पहली चीज तो ये बताइए, राजस्थान में हमें आज भी ध्यान है डेल्टा मेघवाल प्रकरण, एक बच्ची की, नाबालिग बच्ची की लाश मिली थी रेप के बाद पानी की टंकी में। आंदोलन हुआ, समाज का आंदोलन हुआ, कांग्रेस ने आंदोलन किया, सीबीआई से जांच कराने की बात मानी सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मानी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बचाने के लिए लीपापोती करी, नहीं कराई सीबीआई से जांच। ये सब चीजें हमने देखी हैं। और जब क्राइम भी कंट्रोल में आ रहा है, अगर आप ओवरऑल क्राइम देखेंगे तो 2019 के बाद आज एक ही राज्य है हिंदुस्तान में जहां कम हुआ है, बाकी सब राज्यों में बढ़ा है। चलिए सोनिम जी, समय थोड़ा कम है, मैं राखी जी से जवाब दिलवाना चाहूंगा इस पर। राखी जी देखिए, मेरा तो अपना एक नजरिया है कि निश्चित रूप से अपराध हैं, इसको खारिज नहीं कर सकता जी। लेकिन हम लोगों को इस पर भी गौर करना चाहिए, ये पार्टी की रूट लाइन से अलग हट करके, कि वास्तव में जब सजा का प्रावधान इतना सख्त कर दिया गया है, रेप की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है, दुष्कर्म की डेफिनेशन ही बदल दी गई है कि ये होगा तो ये भी इसमें काउंट होगा, फांसी की सजा तक कर दिया गया है, राज्यों को निर्भया फंड के जरिए पैसा भी दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर ये घटनाएं घट रही हैं, ये तो ठीक है, सरकारों के पार्ट पे, राजनीतिक दलों के नजरिए से जो आप लोग करें, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अगर कांग्रेस विपक्ष में होती है तो वो भी यही करती है,
लेकिन ये हो क्यों रहा है, कभी इस पे कोई चर्चा करता है? बिल्कुल सही बात है योगेंद्र जी, क्यों हो रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए, उसके बाद भी ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो मैं देखिए सबसे पहले तो कोट करना चाहूंगी विधानसभा के अंदर शांति धारीवाल जी का स्टेटमेंट। जब हमारे जन नेता इस तरह का स्टेटमेंट देंगे, किस तरह से हंसते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि हाँ राजस्थान में रेट सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ मर्दों का प्रदेश है। अगर हमारे विधायक, हमारे सीनियर कैबिनेट मंत्री इस तरह का कोई संदेश देंगे तो निश्चित तौर पर अपराधियों का जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे। अगर हमारे अभी आपने देखा कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के बच्चे का जब दुष्कर्म के उस पे एलिगेशन हैं और उसके जन्मदिन पर हमने देखा कि पूरे शहर को पाट दिया गया उनके जन्म, क्या महिमा मंडन कर रहे हैं हम। विधायक का बेटा जो है वो जो दौसा के जौहरी लाल जी विधायक है, उनका बेटा जो है दुष्कर्म वाले केस में फंसा, चालान में उसका नाम हटाया गया। तो इस तरह से जब हमारे जन नेता ही इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो अपराधियों तक क्या मैसेज जाएगा। अभी अभी देखिए स्वर्णिम जी फिर यूपी की बात कर रहे थे। स्वर्णिम जी फिर मेरा वही जवाब है, महिला उत्पीड़न के अंदर यूपी में 56,000 केसेस आए हैं, राजस्थान में 40,000 केसेस आए हैं। यूपी हमसे 3 गुना बड़ा, यानी 40,000 के हिसाब से राजस्थान में 1,20,000 केसेस बनेंगे। सर देखिए आपने यूपी की बात आप बार बार करते हैं, माफी बिल्कुल, मैं माफी की बात उस बात में भी मैं हर बात का जवाब दूंगी, हर बात पे जवाब। अरे न्याय के लिए यहाँ पर इतनी बच्चियां बैठी है, आप देखिए दूसरे नंबर पे है राजस्थान अगर अपहरण किया जाता है। देखिए मैं अरे आप अगर इस तरह की एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे जाएंगे तो मैं इतने सारे, दौसा के अंदर क्यों हुआ ऐसा, दौसा के अंदर न्याय नहीं दिला पाए ना उस बच्ची को, 12 साल की बच्ची को जिसमें रेप करके वो उसको मार करके और उसके बाद उसको कुएं में डाल गए थे। बूंदी के अंदर देखिए मारने के बाद भी उसके साथ में रेप किया जा रहा था और इस तरह के केसेस जो है राजस्थान में एक लंबी फहरिस्त है। तो देखिए स्वर्णिम जी, आप देखिए जब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने कहीं ना कहीं एक्शन करने की जरूरत है, एक प्रॉपर तरीके का बिहेवियर हमारे जन नेताओं, हमारे राजनेताओं को भी बिहेव करना चाहिए। क्या इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? क्या ये जरूरी है कि जब तक हम लोग इस आचरण को नहीं समझेंगे, हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी इस आचरण को समझे? जब तक आपके नेताओं पे, और देखिए कैसा मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट नहीं कहा उस बात के लिए, एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का नहीं निकला। जब विधायक का बच्चा जो है वो दुष्कर्म के केस में फंसा, एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का नहीं निकला। जब कैबिनेट मंत्री का बच्चा जो है, और देखिए जिस मुस्लिम समुदाय के सर, जिस मुस्लिम समुदाय के ये हितैषी कहलाते हैं, उस बच्ची को जाकर दिल्ली में जाकर के 0 FIR करानी पड़ी। आपने FIR भी दर्ज नहीं की। आप कहते हैं, आप बताइए कैबिनेट मिनिस्टर के बच्चे के खिलाफ क्यों FIR दर्ज नहीं हुई थी? ये बताइए, कैबिनेट मिनिस्टर के बच्चे के खिलाफ दुष्कर्म के केस में उस बच्ची की क्यों नहीं हुई FIR दर्ज? वो तो मुस्लिम समुदाय से थी ना, आप तो बड़े हितैषी है ना, गई थी ना दिल्ली वो 0 FIR दर्ज कराने, क्यों जाना पड़ा उसको बताइए आप? क्यों? क्योंकि हम लोग शायद देते हैं, जब तक आचरण में चेंज नहीं करेंगे। उससे पहले कहाँ FIR दर्ज की थी सर? कोर्ट में मामला तो बिल्किस बानो जी का भी है, उसकी बात क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, अब तो वो भी कोर्ट में है ना, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट में नहीं है क्या? और आपकी वजह से उस बच्ची को जाकर दिल्ली में FIR दर्ज करानी पड़ती है और आप ये बड़ा क्लेम करते हैं कि FIR, आप तो उसको माफ कर रहे हो, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है ना। मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर चलिए, अभी ये जो केसेज हैं निश्चित रूप से चिंता का विषय, लेकिन दूसरी चिंता ये भी है कि दुष्कर्म जैसे घिनौने मामले में फांसी की सजा तक का प्रावधान कर दिया गया, उसके बावजूद भी इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। जब ये प्रावधान किया गया था कानून में, तभी हमने बहस की थी। उस समय बहुत सारे कानूनविदों ने एक चीज, पुलिस ऑफिसर्स ने भी कहा था कि रेप के साथ साथ अब एक नया ट्रेंड नहीं चल पड़े, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, कहीं बच्चियों को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाए, कि सबूत ही नहीं बचेगा। बहुत सारे केसेज इस तरह के भी सामने आ रहे हैं, लेकिन एक चुनौती है सरकारों के सामने भी और समाज के सामने भी। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये एक निश्चित रूप से एक चुनौती जरूर है कि इनसिक्योरिटी किस तरह से बढ़ती जा रही है। और जो हम संसाधनों की बात कर रहे हैं, हम हाईटेक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिन पे गौर करना बहुत जरूरी है। इसे हल्के में नहीं, वास्तव में इसके तय में ही जाना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं जाते हैं, लापरवाही है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े धोखे में, और अपराधी होता है, वो कोई भी हो, उसे नहीं बख्शा जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर। हमेशा होता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपराध को कभी भी एजेंडे में लेती है तो एक बड़ा आधार होता है कहने के लिए, और उस पर चर्चाएं भी होती हैं। एनसीआरबी वही आंकड़े लेता है जो स्टेट उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और इस पे क्यों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी हमलावर है राजस्थान में। बीजेपी का कहना है कि देश में महिला, खासकर दुष्कर्म के मामलों में गढ़ बन गया है राजस्थान, और सरकार जो तर्क दे रही है कि केसेस जो दर्ज करने में अभी किसी को परिवाद की दरकार नहीं होती है, सीधे जाते हैं, उनके एफआईआर दर्ज होती है, ये एक बड़ा कारण है। लेकिन जब जांच होते हैं तो उसमें बड़ी संख्या में मामले झूठे पाए जाते हैं, ये सरकार का बयान है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजस्थान पुलिस के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, राखी राठौड़ जी भाजपा से हैं। सभी का स्वागत है। मैं सर आपके पास आना चाहूंगा जोशी साहब, किस तरह से देखा जाए एनसीआरबी के आंकड़े पहली बार जारी नहीं हुए हैं। वर्षों से जब से ऑर्गेनाइजेशन बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तब से, हालांकि एक रिसर्च का विषय भी रहता है, बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन अभी इसका एक बड़ा बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है। अगर किसी पर हमला करना है, किसी को आईना दिखाना है, किसी पर चर्चा करनी है, तो सीधा इसको झपटने की कोशिश करते हैं। क्या इनका फैक्ट है, और क्या वास्तव में ये जो आंकड़े हैं ये भी फैब्रिकेटेड होते हैं, या फिर इनको तो हम सही मान के चल सकते हैं, जो स्टेट देते हैं वही यूनियन गवर्नमेंट अपनी एजेंसी के जरिए वो पब्लिक डोमेन में लेके आता है। योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो स्टेट के अंदर क्राइम होता है, जो इस क्राइम को जैसे पीएचक्यू है वो इसको संधारित करता है, और यहीं से ये दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइम ब्यूरो है वहां पर ये यहाँ से जाता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये जो जिस प्रकार से ये आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, ये वहां के लॉ एंड ऑर्डर को प्रदर्शित करता है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर कैसी है। जैसे हमारे राज्य में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, तब से उन्होंने कहा है कि साहब मैंने फ्री रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हुए हैं, इस वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, अन्यथा हमारे यहाँ अपराध कम है। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि मेरे निगाह में भी प्रतिदिन 1 या 2-3 ऐसे प्रकरण आते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के होते हैं और जिनमें थानों में कंप्लेंट लिखी जाती है, मुकदमा दर्ज नहीं होता, और उसके बाद हम उस रिकॉर्ड को कि साहब ये फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, ये कहना न्यायोचित नहीं होगा। मैं ये कहता हूं कि जब किसी राज्य में कहा जहां की राजनीति या जिस क्षेत्र का राजा या जिस देश का प्रधानमंत्री कमजोर हो जाता है, तो आसपास लोग उसके जितने देश हैं या राज्य में जो अपराध है वो बढ़ने लग जाते हैं। तो इन सरकारों को, जो भी सरकार काम करती है, इन सरकारों को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ ये अपराध बढ़ रहे हैं, और इन अपराधों को रोकने के लिए हमको मेरा एक सवाल है यहाँ पे सर, मेरा एक सवाल है। देखिए, अपराध पहली बार नहीं है, अपराध हमेशा से होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं जिस तरह के अपराध का नेचर है उसको लेकर के हमारे यहाँ पे ज्यादा चर्चाएं होती हैं, खासकर महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के मामले, छेड़छाड़ के मामले या दूसरे तरह के मामले। ये एक सामाजिक बुराई तो पहले से है, लेकिन समाज के सामने एक चुनौती हो रही है कि हम केवल बस अपराध बढ़ रहा है उसी नजरिए से देखते रहें। योगेंद्र जी, ये सामाजिक बुराई को लेकर के समाज के ऊपर ठीकरा फोड़ना उचित नहीं है। हर समय समाज को अगर इस तरह की स्थिति होती कि समाज सब चीजों में सुधार कर लेता, तो फिर पुलिस की आवश्यकता क्या थी, फिर सरकार की आवश्यकता क्या थी, फिर प्रशासनिक ओहदों की आवश्यकता क्या थी। अगर समाज को ही ठीक करना था तो पंच, सरपंच और सरकार, पंचायत के लोग ठीक कर देते। लेकिन अपराधों को रोकने के लिए सरकार और पुलिस आवश्यक होती है। अगर वो नियम और कानूनों की पालना कराना चाहती है, समाज में शांति स्थापित करना चाहती है, तो सरकार को कानून लागू करने पड़ते हैं और सख्ती से लागू करने पड़ते हैं। वो राजनीतिक द्वेष भावना या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक रूप से अपने फायदे को देखते हुए अपराधों के बारे में विवेचन नहीं करना चाहिए। जी, मैं स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी हमलावर इस वजह से है कि एक तरफ तो दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके विपक्षी दल का यह भी आरोप है कि थानों में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, लोग भटकते रहते हैं। उसके बावजूद भी सरकार ये दावा कर रही है कि मामले इस वजह से बढ़ रहे हैं, जांच में झूठे पाए जाते हैं, कि हर मामला दर्ज किया जा रहा है। ये दोनों बातें हैं। देखिए योगेंद्र जी,
आज मैंने भी कई स्टेटमेंट सुने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जब दुष्कर्म के मामलों की बात करते हैं लेकिन ओवरऑल क्राइम की बात नहीं करते हैं। वो ये बात नहीं करते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बाद पुलिस ने क्या वहाँ पे जांच में पाया, इसकी भी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। लेकिन आप जब एनसीआरबी के आंकड़े उठाते हो तो एनसीआरबी ये कहता है कि ये जो आंकड़े उन्होंने दिए ये मामले हैं जो दर्ज हुए। एक तरफ टेबल में ये होता है दर्ज कितने मामले हुए, दूसरी तरफ उसमें दाएं हाथ की तरफ अगर देखेंगे तो आखिरी कॉलम में लिखा होता है उसमें से कितने मामले जो कहना चाहिए आरोप जो है सही पाए गए, जिनमें पुलिस ने चार्जशीट पेश की। तो उसमें अगर आप देखेंगे, जब दुष्कर्म की अगर आप बात करते हैं तो मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूं कि राजस्थान में 53.4% मामले ही सही पाए गए। जो है जो आंकड़ा है, जो संख्या है 6337 की, उसमें से आप अगर अन्य स्टेट्स की देखेंगे, आप बिहार की देखेंगे, आप आसाम की देखेंगे, हरियाणा की देखेंगे, उत्तर प्रदेश की देखेंगे, तो वहां पे जितने संख्या आई है उसमें से 78% मामलों में उसी अपराध में, उसी कहना चाहिए धारा में मुकदमा कोर्ट में गया, यानी कि अपराध होना पाया गया। तो यह फर्क एक देखिए आप। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं ने यहाँ पे राजस्थान को बदनाम करने का तो बहुत प्रयास किया, लेकिन अगर आप वास्तविक स्थिति देखेंगे, क्राइम सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा अपराध आईपीसी की धाराओं में कहाँ दर्ज हुए, तो वो तो उत्तर प्रदेश है। राजस्थान में 2,14,552 मुकदमे दर्ज हुए इस आंकड़े के मुताबिक, और जो वर्ष 2019 था अगर उससे आप कंपेयर करेंगे तो तब दर्ज हुए थे 2,25,306, यानी कि कम हुए। उत्तर प्रदेश की यदि आप बात करेंगे तो 3,57,905। छोटा सा प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात, उस गुजरात में दर्ज हुए हैं 2,73,056। मध्य प्रदेश में दर्ज हुए 3,40,000। स्वर्णिम जी, मैं क्या मानूं इसे कि बीजेपी आप पे हमलावर है, आप बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। ये जैसे भी जोशी साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सारी बातें ठीक है, लेकिन इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है कि इसे दुरुस्त कैसे किया जाएगा? देखिए, ऐसे दुरुस्त होता है, मैं आपको बताता हूँ। दुरुस्त करने के लिए जो उपाय हमने किए वो ये थे, जब दुष्कर्म के जो मामले थे 2017 का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, 2017 में 18 में, तो एक इन्वेस्टिगेशन की जो औसत दर थी, औसत समय जो लगता था 435 दिन लगते थे, आज 57 दिन लगते हैं। ये एक फर्क आया, यानी कि तुरंत न्याय जो मिल सकता है किसी भी पीड़िता को, पीड़ित परिवार को, वो आपने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आप दे रहे हैं, और अगर गलत है या सही है उसका भी आपको जानकारी तुरंत मिल रही है, और कोर्ट में न्याय की जो प्रक्रिया है वो भी तुरंत शुरू हो रही है। ये फर्क आया पिछली सरकार के रिजीम में और हमारी सरकार के शासन में। और बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, अगर मैं आपको गिनाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमारे यहाँ पे न सिर्फ कहना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में हमने समय कम लगता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक कहना चाहिए कन्विक्शन की दर है, जो इन्वेस्टिगेशन बेहतर बताती है, वो कन्विक्शन दर हमारी बेहतरीन है, पूरे इंडिया में सर्वाधिक है, सर्वाधिक। किसी भी मामले को यदि आप देखेंगे तो यानी कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को जो है जो काम, और अपराधी अपना काम कर रहे हैं। देखिए, अपराधी अगर काम करेगा तो न्याय मिलना चाहिए पीड़ित को, लेकिन अपराधियों के साथ किसी प्रकार की रहमदिली नहीं है। तुरंत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 435 दिन और 57 दिन। आप फर्क देखिए, ये आप फर्क देखिए, पीड़िता को न्याय और अपराधी को दंड मिलने में कितना समय लगता था या मिल ही नहीं पाता था। तो आज ये फर्क हम लाए, लेकिन आपको एनसीआरबी के आंकड़ों में दोनों चीज देखनी पड़ेगी। अगर आंकड़े में आप दर्ज मुकदमे देखते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि उसमें से कितने सही पाए गए। ये भी चीज एनसीआरबी के आंकड़े की। चलिए, मैं जवाब दिलवाता हूँ। राखी जी, दो बातें हैं जी। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप आंकड़ों के हिसाब से लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का या सरकार का साफ कहना है कि आपको ये देखना होगा कि मामले कितने दर्ज हुए, इसमें से कितने झूठे पाए गए, और अन्य राज्यों में पोजीशन क्या है। देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस तरह की बातें अभी स्वर्णिम जी ने कही, जिस तरह के क्लेम इन्होंने कहे, उसके हिसाब से तो बहुत आइडल कंडीशन होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए यहाँ पे इस तरह की हरकतें, ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए। और एक लिस्ट है लंबी। आप देखिए, अभी अभी यूपी से कंपैरिजन किया जा रहा था, 3 लाख केसेस यूपी में बता रहे थे, राजस्थान में 2 लाख बता रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि जनसंख्या के हिसाब से
यूपी हमसे लगभग 3 गुना है, 7 से 8 करोड़ जनसंख्या अपनी मैंने होगी और गुजरात 23 नहीं करोड़। कहा, सर तो गुजरात आपने से जब कहा। यूपी से कंपैरिजन किया यानी गुजरात। 6 के आसपास पहुंचे ना मैंने आपका गुजरात, मध्य प्रदेश एक नहीं नंबर पे, बताया। एक आप नंबर पे देखिए। नहीं, आपने यूपी की बात की थी सर। देखिए बीच में आप बोलेंगे सर तो मुझे गुजरात, लगता है मध्य कि प्रदेश इंटरप्ट आगे है। नहीं करें। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आगे है। तो बात ये है सर, देखिए प्रॉब्लम ये है कि सरकार इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि कहीं ना कहीं समस्या है। ये अभी बहुत बड़ा बड़ा क्लेम कह रहे थे कि फेक केसेस थे। फेक केसेस के बारे में 2 बातें मैं कहना चाहूंगी। पहली बात ये है कि अगर फेक केसेस हैं तो हमारे पास आईपीसी के अंदर एक सेक्शन 182 है जिसके अंदर फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक्शन ले सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी बात ये कि देखिए हम किन किन बातों की चर्चा कर रहे हैं। एक महिला होते हुए कोई महिला अपने ऊपर बलात्कार, रेप जैसे संगीन जुर्म, झूठा केस जमा करवाएगी। मतलब ये बड़ी संवेदनशील बातें हैं। हमारे समाज में ऐसी महिला का बहिष्कार किया जाता है और आप सोचिए सरकार इस तरह से बड़े प्राउडली ये बात कहती है कि महिलाओं ने झूठे केस दर्ज करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की मानसिकता के साथ में आप कभी भी सुधार नहीं ला सकते। बात यह है कि अगर झूठे केसेस हैं तो आपको एक्शन लेना चाहिए। एफआईआर दर्ज अगर गलत हुई है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, उस पर दर्ज कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है योगेंद्र जी, मैं सही बात बताऊं, ये लोग क्या करते हैं, ये जो फेक केसेस का जो इन्होंने आंकड़ा बताया उसके अंदर बेसिकली ये दबाव बना करके दुष्कर्मियों के साथ में एक समझौता कराते हैं। एक दबाव के माध्यम से उनके बीच में एक समझौता कराने के बाद में उस पर एफआईआर लगा दी जाती है और ये पूरा खेल हो रहा है। आप देखिए सिरोही वाला केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जहां पर कि दुष्कर्मी जो है उनका नाम एफआईआर से हटा दिया गया। दुष्कर्म के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराधियों ने फिर उसका अपहरण किया, उस बच्ची का अपहरण किया और फिर दुष्कर्म किया। आप सोचिए ये तो हौसले हैं। तो ये जो दबाव हुआ इसकी जांच कैसे होगी, किस दबाव के माध्यम से ये ऐसा हुआ कि इतने सारे केसेस, और बहुत बड़ा आंकड़ा है योगेंद्र जी। मुझे लगता है आधे केसेस लगभग ऐसे हो रहे हैं जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि फेक केसेस हैं। ये कैसे संभव है और इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? ये कब तक फेस सेविंग करेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूं कि इन्होंने कंपलसरी एफआईआर दर्ज करने की बात कही, लेकिन अभी भी क्या कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? अभी भी योगेंद्र जोशी जी कह रहे थे कि अभी में नांगल जैसा बोरा के अंदर 22 दिन बाद एक आदमी ने अपने बच्चे की डेथ के बाद में बताया, उसने प्रूफ इकट्ठे किए कि भाई ये कैमरे थे, ये लोकेशन थी, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसा नहीं है स्वर्णिम जी। देखिए जब तक सरकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि गलतियां हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, तब तक इनका इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता है। और भगवान के लिए आप महिलाओं को यह कहना छोड़ दीजिए कि वो दुष्कर्म के केसेस झूठे दर्ज कराती हैं प्लीज, क्योंकि समाज के अंदर इन चीजों का नहीं है एक्सेप्टेंस। अभी भी कोई महिला ये नहीं चाहेगी कि मैं कोई झूठा केस दर्ज करा दूं। हो क्या रहा है, दबाव की राजनीति हो रही है, पुलिस गलत काम कर रही है, उसको रोकिए। आपका धर्म यह है कि वो रोकिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि अपराधियों का पक्ष लेते हुए पुलिस जो है वो उनके बीच में समझौता करा देती है और अल्टीमेटली इससे अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं। और योगेंद्र जी एक सीधी सीधी बात है, अगर बहुत अच्छा काम कर रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जयपुर जो है वो पहले दूसरे नंबर पर आ रहा है अनसेफ सिटी के अंदर? कल जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम टूरिस्ट में बहुत आगे हैं, हर तीसरा टूरिस्ट जो हिंदुस्तान में आता है वो राजस्थान भी आता है। आप सोचिए इस तरह की अगर आप तस्वीर पेश करेंगे तो कैसे यहाँ पे टूरिस्ट आएगा? मुझे लगता नहीं है सर। आज देखिए सीकर के अंदर एक नाबालिग दलित आदमी को पीट के मार दिया। सर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। सर जागिए। मैं आ रहा हूं आपके पास में, वापस लौटूंगा। जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। निर्भया केस जब हुआ 2012 में, उसके बाद से खासकर रेप केसेस को लेकर के बहुत ही गंभीरता दिखाई गई। पूरे देश भर में एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ बिना किसी नेतृत्व का, और वो वर्षों बाद में दिखाई दे रहा था। धाराएं चेंज कर दी गई। पहले रेप केसेस में डेथ का वो नहीं था, लेकिन अब उसमें जोड़ दिया गया कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, फांसी दी जा सकती है। राज्यों में भी अपने हिसाब से कोशिश की गई। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी, चलिए ये तो सब बातें हैं, लेकिन एक ये बड़ी चुनौती चाहे सरकारों के सामने हो चाहे समाज के सामने हो कि मृत्यु दंड के बाद भी इस तरह के केसेस और लगातार बढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि उसका कोई, या तो हम नजीर नहीं दे पा रहे हैं या हमारा कोई सिस्टम ऐसा है जिसका मैसेज नहीं देते हैं। ये कानून का डर होता है और डर के साथ साथ एक मैसेज भी होता है। तो ये कहीं हमारा लेकुना है सिस्टम में जिसको हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे। बिल्कुल योगेंद्र जी है। जब अपराध होता है तो सुर्खियों में आता है, और जब अपराध टेरसा उठ जाता है या उसमें कोई सजा हो जाती है तो वो बिल्कुल एक छोटे से खाने में आता है। समाज को उसकी सूचना नहीं मिल पाती, अपराधियों को उसकी सूचना नहीं मिल पाती। अब जैसे मान लीजिए लोअर तबके के यहाँ है, वहाँ ज़्यादा टीवी नहीं है, या टीवी है तो कोई इस तरह के चैनल नहीं है जहाँ वो ये इस तरह की चीज़ें देख सकें। अखबार सब नीचे इस तरह के लोगों, मिडिल क्लास जो नीचे के लोग हैं उनके पास अखबार पूरे नहीं आते हैं। तो जो अपराध होता है उसकी सूचना
हम लोगों को मिल तो जाती है, और लेकिन जब अपराध ट्रेस आउट हो जाता है और सजा होती है तो उसकी सूचना उन तक नहीं पहुंच पाती। दूसरा ये है कि जो जैसे मान लीजिए महिलाएं रिपोर्ट करने जाती हैं तो ये मान के नहीं चलना चाहिए कि झूठे इतने लोग वहां थाने में पहुंच जाते हैं तो भाई वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं या उनको कोई ऐसी चीज चाहिए होती है। बड़ी मुश्किल से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, आम नागरिक ही नहीं जा पाता। आज भी वो स्थिति है जो आज से 10-20 साल पहले थी, और हर किसी राजनीतिक दल के उसमें है, कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस का है, वो तो किसी भी राजनीतिक दल का शासन हो, लेकिन ऐसी की ऐसी स्थिति पाई जाती है। मैं ये कह रहा हूं ये अपराध तब रुक सकता है जब अपराध का जो ब्यौरा है, अब आप देखिए अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ बदमाशों को पकड़ा गया था, उसके अंदर अपराधों का जो ब्यौरा है, अपराधियों का ब्यौरा एक थाने से दूसरे थाने पे नहीं जा पाता। ये अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो अपराध होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे थाने क्षेत्र में अपराध हुआ तो जयपुर का जितने अपराधी हैं उनका ब्यौरा मेरे पास संकलित होना चाहिए, फिर राजस्थान का ब्यौरा संकलित होता है, फिर हमारा व्यक्ति जो कर्नाटक में अपराध करता है उसका ब्यौरा हमारे पास होता है, कर्नाटक में जो व्यक्ति राजस्थान का अपराध करता है उसका ब्यौरा हमारे पास होता है। लेकिन क्या है, आज आप किसी भी थाने पे चले जाइए, यहाँ रिकॉर्ड संधारित है ही नहीं, यहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान निल है, और इसके ऊपर पुलिस ने अब तक कुछ भी नहीं किया। जब तक ये काम नहीं करेंगे, आप देखिए थोड़े दिन पहले कर्नाटक से आए थे एसयूवी में और एटीएम को उखाड़ के घसीट के ले गए। अब घसीटने के लिए कोई आवाज तो आई होगी, कहीं तो गए होंगे घसीट के, है वो अब तक पकड़ में नहीं है। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि अपराधी जो है क्या कर रहे हैं राजस्थान में, एग्रेसिव पार्ट अदा नहीं कर रही पुलिस के अंदर एसओजी क्यों बनाई गई थी? ये लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बनाई गई थी, ये बनाई गई थी जो सामूहिक रूप से जो अपराध करते हैं, अपराध घटित करते हैं, उन लोगों के लिए बनाई गई थी। एटीएस इसलिए बनाई गई थी कि गंभीर प्रकृति के जो आतंकवादी अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए। तो हम एग्रेसिव पुलिसिंग राजस्थान में करना भूल गए। अब जब तक हम एग्रेसिव पुलिसिंग नहीं करेंगे, प्रिवेंशन हम नहीं करेंगे, डिटेक्शन कर लेते हैं। डिटेक्शन भी कैसे कर रहे हैं? डिटेक्शन अभी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, वो मिल जाते हैं बाई दी वे। अभी 2 वारदातें बड़ी बड़ी हुई है, सूरजपोल वाली अभी खुली नहीं, उदयपुर में अभी हो गई है, फिर भी सीसीटीवी फुटेज में आ गए। अगर उस समय में जब हम नौकरी करते थे सीसीटीवी थे ही नहीं, फिर भी हमने बंगाल, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा वहां से अपराधी पकड़ के लाते थे। तो क्या है, एग्रेसिव पुलिसिंग हमारे राजस्थान में बंद हो गई। हमारे पुलिस के अधिकारी एग्रेसिव पुलिसिंग नहीं करते, और हमारे राज्य के राजनेताओं को ये चिंता करनी चाहिए कि पुलिस को फ्री हैंड दे और अपराधियों को बिहाइंड द बार करें। राजनीति उस पर हावी नहीं होना। ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस को फ्री हैंड नहीं है? देखिए, इसलिए उसमें ये माना जाता है कि जब भी राजनीतिक दल बदलता है तो ये अपनी इच्छा के हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। एसपी अपनी इच्छा से लगाएंगे, डीजी अपनी इच्छा से लगाएंगे। अब हमारे माननीय डीजी साहब रिटायर हो गए, फिर 2 साल बढ़ गए उनके। ये जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी है, ये एसपी है, ये ऐसी नियुक्तियां हैं जो राजनीतिक पार्टी का दल है ये देख करके कि ये हमारी विचारधारा से सहमत है कि नहीं है, या हम जैसा चाहेंगे वैसा करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो चीज जब आ जाती है, और ये जब पुलिस के अंदर ये चीज घर कर जाती है, जैसे पुलिस के अंदर क्या है, ग्रुपिज्म है। आप जाइए पीएचक्यू में तो आप ग्रुपिज्म मिलेगा, कौन किस ग्रुप को करता है, कौन किस ग्रुप को करता है। इन सब चीजों को खत्म करना चाहिए, और वो खत्म कब होगी? जब सर्वोच्च न्यायालय के 2006-7 का जो आदेश है कि 13 पॉइंट में पुलिस को राजनीतिक दलों से ऐसे दूर किया जाए, ऐसे उनकी कार्यप्रणाली निश्चित की जाए, ऐसे अपॉइंटमेंट होने चाहिए, ऐसे अपराधों को ट्रेस आउट करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जितने भी अपराध हैं, अभी मैं आपको बताऊं 60,000 कंप्लेंट्स राजस्थान के थानों में दर्ज हैं, उनके अंदर कम से कम 30-40 हजार ऐसी हैं जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस अंकित है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं जिसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी को एफआईआर के दर्ज कराने के लिए कमिश्नर जी के पास भेजा, उन्होंने कहा मैं अभी कार्रवाई करता हूं, उन्होंने एक थाने को भेज दी। उसमें अपराध बनता है, लेकिन उसमें 107-151 मजाबंद करने की करी। अरे भाई, उसको तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप करते क्या हो? ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर जब ऐसी चीजें यहां मौजूद रहेंगी तो यहाँ के नागरिकों को न्याय नहीं मिलेगा और अपराधी हावी रहेंगे। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं आपसे, ये जो आप बता रहे हैं ये पुलिस का ढर्रा ये 4 साल में हुआ है कि हम लंबे समय से इस दंश को झेलते आ रहे हैं? देखिए, मैं तो साहब 10 साल से देख रहा हूं, ये अभी नहीं हुआ है। ये कहना कि साहब ये क्योंकि कांग्रेस का राज तो आज से 10 साल पहले भी था, मतलब इन 3 सालों के अलावा 10 साल पहले भी था।
ये तीसरी बार रिपीट हुए हैं। तो लेकिन क्या हो रहा है कि हर पार्टी के राज में कोई ये मत समझिए आपके साथ कांग्रेस के शासन में ही ऐसा हो रहा है। बीजेपी का शासन था, जब मैं गया था एक बार, जब मैं इंस्पेक्टर था, तो गुलाब चंद जी साहब गृह मंत्री थे, मैं गया था, मैंने कहा साहब मेरा ट्रांसफर फलानी जगह वहां कर दिया। उन्हें मुंह तो सिपाही को भी ट्रांसफर न कर सकूं छू, हमारे पास कहीं ले आया बल्लो, मैं चालो भाई वापस। तो स्थिति ये नहीं है कि दोनों की तरफ से इस तरह की हो, लेकिन राजनीतिक दलों को अब इन अपराधों को रोकने के लिए एक होना पड़ेगा। कोई अपराध होता है गंभीर प्रकृति का, एक होकर के उसके लिए आलोचना करनी पड़ेगी, उसके लिए अधिकारियों को प्रताड़ित करना पड़ेगा। जोशी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका धर्म भी है कि अगर कहीं कोई सिस्टम में लेकुना है या कोई खामी है तो उसे दुरुस्त करने के लिए आवाज उठानी चाहिए, सड़क से सदन तक उठानी चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं, करना चाहिए। मेरी दृष्टि में लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है ये, और उस पर अगर वास्तव में सही बात है तो सत्ता पक्ष कोई भी पार्टी की उसे गौर भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, मैं स्वर्णिम जी और राखी जी दोनों से, खैर चले आप लोग एक वर्कर हैं, लेकिन कभी ये बात आ सकती है या मीडिया के माध्यम से पहुंचे, हमारे यहाँ बहुत बड़ा दुर्भावनापूर्ण सिस्टम सरकारों का हो गया। वो क्यों हो गया है, जो जोशी साहब कह रहे हैं, पहले ये नहीं होता था। 15 साल पहले आप चले जाइए, बिल्कुल नहीं होता था। अब लिस्टें बनती हैं कि आइडियोलॉजिकली, अब वो आइडियोलॉजी के हैं कि नहीं है, कि वो चाटुकार लिस्ट बना करके देते हैं कि साहब ये उस वक्त बर्फ में लगा था, ये एक बिल्कुल प्राइम या क्रीम पोस्ट पे था। कहां से पोस्ट तो कोई भी बनी हुई है, वो सरकार ने बनाई है, तो पोस्ट सोच समझ के बनाई होगी। आईपीएस बैठेगा कि आरपीएस बैठेगा कि उस पर एक सीआई बैठेगा, कौन बैठेगा। लेकिन ये स्वर्णिम जी बड़ी एक विडंबना है कि मेरिट्स को आधार नहीं बनाते हैं आजकल पोस्टिंग्स में, और ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। देखिए योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है। आप जब भी कोई अगर पोस्ट है या कहीं भी कोई व्यक्ति लगेगा या कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो किसी पार्टी का तो होता नहीं है कि भाई कांग्रेस आई है अपने साथ लाई है। जनता को तो यही लगता है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये राजनीतिक दलों को लगता है। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन के साथ आदमी सरकार में जो भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है, वो न हमारा हो सकता है, न किसी अन्य पार्टी का या किसी तीसरी पार्टी का भी नहीं हो सकता। वो निश्चित रूप से जो उनका काम है वो करते हैं। पॉलिसी मेकिंग सरकार का काम होता है, उसको एग्जीक्यूट करवाना वो सरकार का काम है। वो थ्रू होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो वहां पे रहते हैं, और बाद में आगे जुडिशरी होती है जो निष्कर्ष निकालती है। अब जब सरकार ने फ्री हैंड दिया, सरकार ने जब इन्वेस्टिगेशन घटाया, कम करवाया, तो ये प्रयास किया सरकार ने। करने वाले तो पुलिसकर्मी, आज भी वही करेंगे, कल भी वही करेंगे। कोई और सरकार थी तो भी यही करते थे, लेकिन विल पावर थी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कितनी भी आप बातें कर लें, लेकिन अगर राजनीतिक बात होती है तो राजनीति में जब आरोप लगाए जाते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी पर यहाँ पे और हमारे शासन पर कोई आरोप लगाता है तो सबसे पहले उन्हें अपने जहां जहां उनके शासन है भारतीय जनता पार्टी के, वहां भी जवाब देना चाहिए। क्यों सबसे ज्यादा क्राइम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर गुजरात, फिर राजस्थान का नंबर आता है। आप सिर्फ दुष्कर्म के मामलों की बात करते हैं। उसके अलावा ये एनसीआरबी का आंकड़े बता रहा हूँ, ये मेरे आंकड़े नहीं है। उसके अलावा अगर आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखेंगे तो सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में है। और देखिए दूसरी चीज मैं आपको एक बहुत बताना चाहता हूँ जो बड़ी कष्टप्रद है। यहाँ पे बात आप कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर 30% मामले गलत निकल सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में 42-43%, 45% अगर मामले गलत निकल जाए, उससे आपको दिक्कत है। और आपको वहां दिक्कत नहीं होती जब आपके आप ही की सरकार गुजरात राज्य में गैंग रेप करने वालों को एक सजा से माफी दिलवाती है। 15 अगस्त को उनको छोड़ा जाता है, और इन्हीं के पार्टी के वर्कर जब उनको मिठाई खिलाते हैं या माला पहनाते हैं, तो ये क्या संदेश देश में दे रहे हैं? क्या संदेश देश में देते हैं जब उत्तर प्रदेश में इनका विधायक जो है वहां पे इस पे आरोप लगता है, और जब शिकायत करने जाता है तो जो पीड़ित है उसके बाप को मार दिया जाता है थाने में। ये क्या संदेश दिया है? और यहाँ पे आकर के आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं करिए, यहाँ पे देखिए सरकार ने क्या काम किया, उसकी गवर्नेंस देखिए। और आपके शासन में क्या था ये बताइए। सबसे पहली चीज तो ये बताइए, राजस्थान में हमें आज भी ध्यान है डेल्टा मेघवाल प्रकरण, एक बच्ची की, नाबालिग बच्ची की लाश मिली थी रेप के बाद पानी की टंकी में। आंदोलन हुआ, समाज का आंदोलन हुआ, कांग्रेस ने आंदोलन किया, सीबीआई से जांच कराने की बात मानी सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मानी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बचाने के लिए लीपापोती करी, नहीं कराई सीबीआई से जांच। ये सब चीजें हमने देखी हैं। और जब क्राइम भी कंट्रोल में आ रहा है, अगर आप ओवरऑल क्राइम देखेंगे तो 2019 के बाद आज एक ही राज्य है हिंदुस्तान में जहां कम हुआ है, बाकी सब राज्यों में बढ़ा है। चलिए सोनिम जी, समय थोड़ा कम है, मैं राखी जी से जवाब दिलवाना चाहूंगा इस पर। जी राखी जी,
देखिए, मेरा तो अपना एक नजरिया है कि निश्चित रूप से अपराध हैं, इसको खारिज नहीं कर सकता, जी लेकिन हम लोगों को इस पर भी गौर करना चाहिए, ये पार्टी की रूट लाइन से अलग हट करके, कि वास्तव में जब सजा का प्रावधान इतना सख्त कर दिया गया है, रेप की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है, दुष्कर्म की डेफिनेशन ही बदल दी गई है कि ये होगा तो ये भी इसमें काउंट होगा, जी फांसी की सजा तक कर दिया गया है, राज्यों को निर्भया फंड के जरिए पैसा भी दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर ये घटनाएं घट रही हैं, ये तो ठीक है, सरकारों के पार्ट पे राजनीतिक दलों के नजरिए से जो आप लोग करें, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अगर कांग्रेस विपक्ष में होती है तो वो भी यही करती है, लेकिन ये हो क्यों रहा है, कभी इस पे कोई चर्चा करता है? बिल्कुल सही बात है योगेंद्र जी, क्यों हो रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए, उसके बाद भी ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो मैं देखिए सबसे पहले तो कोट करना चाहूंगी विधानसभा के अंदर शांति धारीवाल जी का स्टेटमेंट,